Hello student, this is part 4 of chemical kinetics and today we will discuss integrated rate equations. So let's get started. तो बच्चों, what is integrated rate equation? So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो बच्चों, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि रेट कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जबकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं. हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की ज़रूरत होती है एंड बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट. और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होती है वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट वैल्यू देती है. ठीक है, जो कि एक कन्वीनियंट वे नहीं है कैलकुलेट करने के लिए. इसलिए हम क्या करते हैं, वी रिलाई ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. जो ड्राइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से. ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. ए क्या हमारा रिएक्टेंट है जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है. तो इसका रेट क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन की पावर जीरो. क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, और रेट को हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और ये ए जीरो, और किसी भी की पावर जीरो होती है तो वो उसका मतलब क्या होता है, वन. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ठीक है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इंटीग्रेट करके हम जीरो ऑर्डर के लिए अपनी रेट इक्वेशन. सो इसको मैं अभी हम ए रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन को ए के टर्म्स में रखेंगे. तो माइनस डी ए बाई डी टी, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरह से देख रही हूँ. ठीक है, और फिर इसको क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ. अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट और फाइनल कंसंट्रेशन ए. ठीक है, यानी जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ए नोट है, और जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन ए है. ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, ए माइनस साइन को मैं इधर लाऊंगी सिंप्लीफाई करने के लिए. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करके जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी. ठीक है, इंटीग्रेशन किया मैंने. उसके बाद अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सिर्फ ए या कंसंट्रेशन के टर्म्स में इसको क्या लिख सकती हूँ, ए नोट माइनस के टी. ठीक है, या इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट. ठीक है, तो बच्चों अब जो कंसंट्रेशन है, और ये क्या है हमारी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. और इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का. क्योंकि देखो जो लीनियर इक्वेशन कोई भी होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और हम अपनी इस इक्वेशन को इस लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा, और जो माइनस के है ये क्या है, माइनस के इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप हमारी नेगेटिव है तो हमारे ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा. ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा. और ए नोट क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है. ठीक है, ए नोट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी. तो ये क्या है हमारा ए नोट, और यहाँ से हमारी स्लोप क्या आएगी, माइनस के. तो बच्चों आपने देखा कि हमने क्या किया है, जब इक्वेशन को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हमने ड्राइव किया, उसको सिंप्लीफाई किया, और जिससे हमें क्या मिल सकता है, हमें ग्राफ के थ्रू हमें के रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल सकती है, जिससे हम या ए जो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो कंसंट्रेशन होगी हमें वो पता चल सकता है, या कितना अमाउंट हमारा रिमेनिंग होगा कितने टाइम में, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है,
और अभी जो है मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगी। और सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसी इक्वेशंस को हम रीअरेंज करेंगे कि जैसे हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो हम टाइम के लिए क्या करेंगे, हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ये जो जैसे कि मैंने इस पहले जो रेट वर्सेस जब मैंने कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया था फॉर जीरो ऑर्डर, ये क्या था, कांस्टेंट था। मतलब कंसंट्रेशन का रेट का कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं था। सो ये हमारा क्या था, रेट के लिए जो ग्राफ था ये था। अगर मैंने आपसे पूछा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा जीरो ऑर्डर के लिए, वो ये होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि किसके मतलब किसके वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो ऑर्डर का तो है ऐसे ग्राफ था, इसकी तो स्लोप ये थी, मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए ड्रैग किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रैग करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी जो रेट इक्वेशन होगी वो कैसे हम मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो ए, जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है जिससे क्या हो रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें जो हमारा रेट इक्वेशन जो हमारी होगी वो क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन। मीन्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर वन है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन की पावर रेज टू वन है, रेट जो हमारा उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम कंसंट्रेशन क्या करेंगे, डबल करेंगे तो हमारा रेट भी डबल होगा, और कंसंट्रेशन हम रेट भी हमारा डबल होगा, और जैसे थ्री टाइम्स किया तो रेट भी हमारा थ्री टाइम्स होगा, ठीक है। तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या है, वही सेम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यस सेम, बट यहाँ पे क्या होगा, ए कंसंट्रेशन जो है हम यहाँ पे वन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पावर क्या है, वन है। अब इसको सेम हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जो ए है उसको इधर लेके आएंगे, कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ लाएंगे, एंड के डी टी को ऐसे लिखेंगे, एंड माइनस साइन को भी हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जब हम वन बाई ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेट वैल्यू क्या आएगी, ए, ठीक है। और कंसिडर इनिशियल ए है तो फाइनल ए है, तो यहीं सेम हम क्या करेंगे, के टी टाइम जीरो है और एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन ए है, ठीक है। तो के टी, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, log ए माइनस log ए नोट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी। ये एक तरह से हमारी क्या आ गई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है, जो हमारी जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो ये है। इसको हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, log ए इज इक्वल टू log ए नोट प्लस के टी, ठीक है। तो एक हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल log है, ठीक है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ए बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। और जब हम इसका इसका जब एंटी लॉग करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग इसका एंटी लॉग करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लॉग हट जाएगा, log ए बाई ए नोट इज इक्वल टू ई माइनस के टी, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नोट ई माइनस के टी। ये भी क्या है, हमारी रेट इक्वेशन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स पे हमारा जो रेट है, ए क्या है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एंड ए नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये एक्सपोनेंशियल है और रेज्ड पावर के टी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, तो देखो बच्चों जो हमारी इक्वेशन है उसको हम जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम या तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड थर्ड वन इज दिस। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेट इक्वेशन को लिख सकते हैं। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो रेट इक्वेशन थी log a इज इक्वल टू नेचुरल log a नॉट माइनस के टी। और जब मैं नेचुरल लॉग की इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी 2.303। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अब जब ग्राफ प्लॉट हम करते हैं तो हम ग्राफ जो, अब बच्चों ये याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है जो ग्राफ प्लॉट होगा, log a यानी कंसंट्रेशन log a की वैल्यू एंड किसके बीच होगा t। ठीक है, तो ग्राफ जो प्लॉट होगा वो किस में होगा, t वर्सेस log a में। और जो ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, सेम इन्वर्टेड, बट जो स्लोप होगी हमारी वो क्या होगी, माइनस के अपॉन में 2.303। ठीक है, अब यानी जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं कंपेयर करूँ तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे स्लोप क्या थी माइनस के, यहाँ पे हमारी स्लोप क्या है माइनस के अपॉन में 2.303। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेप्ट क्या है, वहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट ए नोट था, यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या है log a नोट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सेम अगर मुझे, और जो मेरा रेट में की टर्म्स में जो रेट के लिए कंसंट्रेशन का ग्राफ आया था वो क्या ऐसा आएगा, ऐसे आएगा कंसंट्रेशन के साथ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हाँ बच्चों, और अगर जैसे मैं एक्सपोनेंशियल, जैसे कि जो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू ए नोट ई माइनस के टी। तो जब मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे अब मैं log ए नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेस टी ले रही हूँ, तो ग्राफ क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, तो ग्राफ स्ट्रेट मत बना देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ किसके वर्सेस किसके बीच प्लॉट हो रहा है, और उस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे। ग्राफ अगेन मैं बता रही हूँ आपको, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और क्वेश्चन ज़रूर आता है ग्राफ से, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड ज़रूर आएगा। अब बच्चों ये सब हमने किया था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, अगर वो मुझे टी हाफ अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है, टी हाफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टी हाफ से आप क्या समझते हो, टी हाफ मतलब जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की। ठीक है, और इसी बात को आप अलग अलग वे में भी बोल सकते हो कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जो टाइम होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टी हाफ, मतलब रिएक्शन जो है 50% हो चुकी है, जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, और जो रिमेनिंग है वो कितना है 50% रिमेनिंग है। तो मान लो अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो टी हाफ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, टी हाफ पे जो कंसंट्रेशन होगी, ये टी ज़ीरो पे है, तो टी हाफ पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नोट अपॉन में 2। ठीक है, तो सेम जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था जीरो ऑर्डर के लिए, हमने जो टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी।
ठीक है, ये हमने किया था जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ए की वैल्यू, क्योंकि जब अब जो टाइम हमारा टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो अब कितनी हो चुकी है, ए नोट बाई 2 हो चुकी है, 50% हो चुकी है, और ये ए नोट है ही। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँगी, सोल्व करके हम क्या लिखेंगे इसको, ए नोट माइनस ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू के टी। और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू के, और टी को हम यहाँ पे टी हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो टी हाफ जब होगा हमारा, तो यानी टी हाफ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ए नोट अपॉन में 2 के फॉर जीरो ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ की वैल्यू जब कितनी है, ए नो कंसंट्रेशन क्या है, हाफ है, और तो जो टी हाफ होगा जीरो ऑर्डर, इसको आप मतलब कि एक अलग से याद करने की, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ टी हाफ, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि टी हाफ जब कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, रिएक्टेंट जो है 50% कन्वर्ट हो चुका है, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है, उसी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की है कंसंट्रेशन की, और उससे हमारी टी हाफ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये तो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। अगर यही मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करती हूँ, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या लिखी थी, log A इज इक्वल टू log A नोट माइनस के टी अपॉन में 2.303। ठीक है, ये हमने लिखा था। तो सेम, एक तो इस इक्वेशन को जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इसको हम जैसे कि हम जीरो ऑर्डर की इक्वेशन को रीअरेंज करके, जैसे कि मुझे अगर मुझे के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखती हूँ, के इज इक्वल टू log ए, सॉरी, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके फॉर एग्जाम्पल log ए माइनस log ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन में 2.303। अब माइनस साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log ए नोट माइनस log ए अपॉन में के टी 303। अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है तो के को लिखने के लिए सेम इक्वेशन को हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, टी log ए नोट अपॉन में ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और सेम अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, टाइम के लिए मैं इसको कैसे रीअरेंज कर सकती हूँ, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ए अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या होती है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन।